अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 1993 ये वो वक्त था जब पैलेस्टीन और इजराइल में सब कुछ ठीक हो रहा था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आज तक इनके दरमियान जंग खत्म ही नहीं हो रही। अगर इस चीज को हमें समझना है तो उसके लिए बैकअप हिस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है कि कैसे इजराइल क्याम में आया और फिर कैसे इजराइल और पैलेस्टीन में आपस में जंग शुरू हुई। Fueled by a new surge in violence. 2 years has broken out between Israelis and Palestinians. We have another session of violence here. Israeli settlers throwing rocks and setting houses in Palestinian neighborhoods. The UN is expressing alarm attacks in occupied Palestinian territory. عند معركتين بالقدس كان يعني عدد الشهداء تقريبا 7 شهداء. तो हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है आज से हजारों साल पहले, जब ज्यूज को बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था। ये तो आप सब जानते ही होंगे कि हिटलर ने ज्यूज को बहुत बुरी हालत की थी और फिर क्रिश्चियंस ने एक आइडियोलॉजी की वजह से हजारों ज्यूज को कत्ल कर दिया था। बहुत सी अफवाहों की वजह से ज्यूज के खिलाफ नफरत फैल गई थी। कहा जाता है कि ज्यूज बच्चों का खून पी जाते हैं। इस रिलीजियस काउंटर की वजह से, इन रूमर्स की वजह से इस कौम को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा है दूसरे रिलीजियंस की निस्बत। इसके अलावा इनकी एक एथेनिसिटी बन गई थी, जिसके बाद 1880 में ये बात समझ गए थे कि अगर ये सुकून की जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो इनको एक अलग वतन की जरूरत है। एक ऑस्ट्रो-हंगेरियन जर्नलिस्ट थे थियोडर हार्जी नामी। उन्होंने 1896 में अपनी एक पॉलिटिकल मूवमेंट में एक पैम्फलेट निकाली थी जियोनिज्म के नाम से। उन्होंने ज्यूज के लिए एक अलग कंट्री की उसमें सजेशन दी थी, लेकिन ये आइडिया कुछ नया हरगिज नहीं था। इससे पहले भी 1870 में काफी ऑर्गेनाइजेशन खुद को लवर्स ऑफ जियोन से बुलाती थी। इसके बाद 1881 में ज्यूज की सबसे बड़ी लार्ज स्केल माइग्रेशन देखने को मिलती है पैलेस्टीन में। ये छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड होकर अलग अलग जगहों पर पैलेस्टीन में रहने लगे हैं, क्योंकि ये एरिया उनके लिए काफी होली एरिया है। जेरूसलम उनके लिए काफी होली एरिया है। लेकिन एक बात यहाँ पर याद रखिएगा कि उस वक्त यहाँ पर ना तो इसराइल था, ना ही कोई वेस्ट बैंक था। ये एरिया उस वक्त सिर्फ पैलेस्टीन था, जो कि ओटोमन एम्पायर के अंडर आता था। उस वक्त यहाँ पर क्रिश्चियन, ज्यूज और मुस्लिम सब मिलकर रहते थे, ना ही इनके दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट है। इसकी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि उस टाइम काफी एरियाज खाली थे और पॉपुलेशन भी न होने के बराबर थी। अब थोड़ा आगे चलकर देखें, 1950s की बात अगर की जाए तो उस टाइम में वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी, जब ब्रिटिश, फ्रेंच और अरब ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। तो ब्रिटिश उस वक्त बड़ी चालाकी से काम करती है और अरब रेवोल्यूशन को कहती है कि अगर तुम ऑटोमन एम्पायर को हराने में मेरी मदद करो, मुझे सपोर्ट करो, तो तुम्हें पैलेस्टीन का एरिया दे दिया जाएगा। और अरब रेवोल्यूशनरीज उस टाइम पे यूनिफाइड अरब स्टेट के बारे में काम कर रहे थे, जो कि चाहते थे कि सारिया से यमन तक का इलाका अरब के हिस्से में आ जाए। और उसी वक्त उन्होंने सेम पेशकश ज्यूज को की कि तुम अगर हमें सपोर्ट करोगे तो हम तुम्हें पैलेस्टीन का एरिया दे देंगे, जहाँ पर हम तुम्हारा कंट्री बनाने में तुम्हारी हेल्प करेंगे और तुम्हें सपोर्ट करेंगे। और ब्रिटिश ये इसलिए कर रहे थे ताकि अमेरिकन ज्यूज को अपीज कर सके और अमेरिकन पॉलिटिक्स पर अपनी इन्फ्लुएंस डाल सके। लेकिन ब्रिटिश ने सीक्रेटली फ्रांस से उस वक्त एक डील की थी कि मिडल ईस्ट का एरिया वो आधा आधा आपस में बांट लेंगे जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगी। उसके बाद ब्रिटिश ने पैलेस्टीन का सारा एरिया 1918 से 1948 तक अपने अंडर ले लिया। और फिर उसी दौरान जर्मनी में हिटलर को पॉलिटिकल पावर मिलती है। और क्यों मिलती है, अगर आप इसकी डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और इसके बाद ज्यूज की दौड़े लग जाती है, क्योंकि उस टाइम में हिटलर ज्यूज पर काफी जुल्म करता है, जिससे काफी यहूदी अलग अलग कंट्रीज में ग्रुप्स की फॉर्म में डिवाइड हो जाते हैं और वहाँ पर रहने लगते हैं। कुछ पैलेस्टीन में चले जाते हैं। पहले तो ब्रिटिश इन्हें आने देती है, लेकिन फिर पैलेस्टीन में जाने से रोक देती है, जिसके बाद इजराइल नेशनलिस्ट की शुरुआत होती है। पैलेस्टीन में फिर आहिस्ता आहिस्ता पैलेस्टीन नेशनलिस्ट मूवमेंट की भी शुरुआत होती है, जिसके बाद 8 जुलाई 1948 में ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने हाथ खड़े कर लेती है और पैलेस्टीन से अपना कंट्रोल खत्म कर देती है, जिससे पैलेस्टीन और इजराइल को इस चीज की आजादी दे दी जाती है कि वो अपना अपना एक अलग मुल्क बना सके। और इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनाइटेड स्टेट्स पर डाल दी जाती है। जिसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स 1947 को एक पार्टीशन प्लान प्रेजेंट करता है, जिसमें 55% एरिया इजराइल और 45% एरिया अरब स्टेट के अंडर आता है। जेरूसलम जो कि एक होली एरिया है मुस्लिम, ज्यूज और क्रिश्चियंस के लिए, जिसके लिए डिसाइड किया जाता है कि ये इंटरनेशनल कंट्रोल में रहेगा। ज्यूज इस प्लान को एक्सेप्ट करते हैं और 1948 को इस तरह से इजराइल की जन्म होता है। लेकिन बाकी अरब कंट्रीज इस चीज को एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये ब्रिटिश की अपनी कोई कॉलोनिज्म को बचाने का एक प्लान है। जिसके बाद इजराइल के खिलाफ जंग छिड़ जाती है और इस जंग का नाम दिया जाता है फर्स्ट इजराइल वॉर 1948, क्योंकि 5 ममालिक
छोटी सी रियासत के खिलाफ लड़े होते हैं। अब इजराइल ये बात जानता था कि हिटलर के टाइम में ये लोग खुद को बचाते रहे हैं और अब भी सब इनके खिलाफ हो गए हैं। अगर इन्हें जिंदा रहना है तो अपने लिए लड़ना होगा। हैरानकुन बात ये है कि इस जंग में ये लोग जीत जाते हैं और 1949 को जब जंग खत्म हो जाती है तो यूएन पार्टीशन के अकॉर्डिंग जो पैलेस्टीन का एरिया था उस पर इजराइल ने कब्जा कर लिया था। गाजा स्ट्रिप का जो एरिया वो इजिप्ट के पास चला गया था। वेस्ट बैंक का एरिया जॉर्डन के पास, जिसके बाद पैलेस्टीन के पास कोई एरिया नहीं बचता था। उनको पनाह लेने के लिए अरब कंट्रीज की तरफ मूव करना पड़ता है और इसको कहते हैं 1948 पैलेस्टीन एक्सोडस। और फिर इसके बाद सेकंड वॉर की शुरुआत होती है जो कि 6 दिन तक चलती है और इजराइल आसानी से भी इस जंग को भी जीत जाते हैं। इसमें ना सिर्फ गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक के अलावा इजिप्शियन पेनिनसुला का सारा एरिया इजराइल के अंडर आ जाता है। पैलेस्टीन अपना एक अलग कंट्री चाहते हैं, जिसके बाद 1964 में पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत होती है। शुरू में तो ये लोग हथियारों से काम लेना चाहते थे, जिससे यूनाइटेड स्टेट्स इन्हें एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर देती है। जिसमें एक चीज समझने वाली ये है कि इसके दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, या तो ये टेररिस्ट स्टेट है, दूसरा ये कि एक मुल्क अपनी आजादी चाहता है। 1974 में पीएलओ को ऑफिशियली यूनाइटेड स्टेट जनरल असेंबली रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है, जिसके बाद 1979 में इजिप्ट और इजराइल में ताल्लुकात बेहतर हो गए थे और इजिप्ट को फर्स्ट अरब कंट्री बना दिया गया। जिसके बाद सारा पेनिनसुला का एरिया जो कि इजराइल के कब्जे में आता था वो इजराइल इजिप्ट को वापस कर देता है। जिसके बाद इजिप्शियन और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को नोबेल प्राइज डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन इसके 2 साल बाद ही इजिप्शियन अपने प्राइम मिनिस्टर को असैसिनेट कर देते हैं। पैलेस्टीन के लोगों की वजह से ही वो कहते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कैसे इजराइल के खिलाफ समझौता कर लिया है, हम इन्हें जिंदा नहीं रहने देंगे। जिसके बाद वो इसे असैसिनेट कर देते हैं। अब 1964 से 1980 या 10 साल तक इजराइल ने गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर रखा था। इसी दौरान इजराइल ने उनके कुछ छोटे इलाकों में छोटी छोटी कॉलोनीज बना ली, जहाँ पर वो परमानेंटली रहने लगे थे। कुछ लोग वहाँ पर इसलिए रहते थे क्योंकि वो जगह काफी चीप थी और कुछ रिलीजियस की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स इस चीज को इलीगल मानते थे, क्योंकि ये पार्टीशन प्लान का हिस्सा नहीं थी और पैलेस्टीन के लोग इस चीज को कॉलोनाइजेशन समझते हैं। फिर 1992 में इसराइल को एक प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं जिनका नाम यित्ज़हाक राबिन है, जो कि कहते हैं कि पीएलओ एक टेररिस्ट स्टेट नहीं है, वो सिर्फ अपना मुल्क चाहते हैं। और फिर इजराइल भी पीएलओ को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करता है और यहाँ पर 1993 में ओस्लो अकॉर्ड्स होते हैं, जिसमें पहली बार दोनों स्टेट्स आपस में बैठी हैं। एज अ रिजल्ट 1994 में पैलेस्टीन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश होती है, जिसको नाम दिया जाता है पैलेस्टीन नेशनल अथॉरिटी। फिर 1993 में ओस्लो अकॉर्ड्स होते हैं, जिसमें पहली बार दोनों स्टेट्स आपस में बैठती हैं और आपस में बात करती हैं, डिसाइड करते हैं कि हम पैलेस्टीन कैसे बनाएंगे। एज अ रिजल्ट 1994 में पहली दफा पैलेस्टीन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश होती है, जिसको नाम दिया जाता है पैलेस्टीन नेशनल अथॉरिटी। लेकिन इस टाइम वेस्ट बैंक के बहुत से एरियाज में इजराइल लोग परमानेंटली वहाँ पर रहने लगे हैं, जिसको इजरायली गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। और फिर वेस्ट बैंक को 3 एरियाज में डिवाइड कर दिया जाता है, एरिया ए, एरिया बी एंड एरिया सी। एरिया ए जो कि पैलेस्टीन की गवर्नमेंट के अंदर रहेगा, एरिया बी पैलेस्टीन और इजराइल दोनों गवर्नमेंट्स के अंदर, और जो एरिया सी है वो सिर्फ इजराइल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा। अब 1994 में पैलेस्टीन वेस्ट बैंक के कुछ गिने चुने टुकड़े ही मिल पाते हैं। इस टाइम में हालात दोनों स्टेट्स के आपस में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन 1995 में इजराइल के लोग अपने प्राइम मिनिस्टर को एसिनेट कर देते हैं, क्योंकि वो पूरे पैलेस्टीन में इजराइल को कंट्री एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। इसी कंडीशन से 5 से 6 साल पहले पैलेस्टीन में एक इस्लामिक फैनेटिक्स आते हैं और हमास ग्रुप बनाते हैं। ये कहते हैं कि पीएलओ के लोग ज्यादा एस्कुलर बन रहे हैं इजराइल के साथ, और ये क्यों इजराइल के साथ इतना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, क्योंकि हम इजराइल को मुकम्मल तौर पर खत्म करना चाहते हैं। जिसके बाद ये हमास ग्रुप बनता है। अब 1994 में पैलेस्टीन और इजराइल के दरमियान थोड़े हालात बेहतर होते हैं, तो एक तरफ ज्यूइश लोग अपने प्राइम मिनिस्टर से नफरत करते हैं, दूसरी तरफ हमास ग्रुप पीएलओ से नफरत करने लगा है। उन्होंने इजराइल से साथ कॉम्प्रोमाइज क्यों किया है? ना सिर्फ हमास ग्रुप ने 1996 में पैलेस्टीन के इलेक्शंस को बाइकआउट कर दिया, बल्कि इजराइल पर बम्बार्डिंग करवाता है, और सिर्फ इसी वजह से दोनों के दरमियान राइट विंग्स ग्रुप्स की डोमिनेंस बढ़ने लगती है और दोनों साइड्स के लोग एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। कुछ नफरत तो पहले से ही थी, कुछ अब पैदा हो जाती है। 2002 में वियोलेंट प्रोटेस्ट देखने को मिलता है, जिससे 100 से ज्यादा इजराइल और पैलेस्टीन के लोग मर जाते हैं। और फिर जहाँ पर इजराइल के लोग परमानेंटली रहते हैं, वहाँ पर दीवारें खड़ी कर दी जाती है और चेक पॉइंट्स लगा दिए जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स को खड़ा कर दिया जाता है, जिसके बाद पैलेस्टीन के लोगों का वहाँ रहना और भी दुश्वार हो जाता है। 2006 में पैलेस्टीन में हमास ग्रुप इलेक्शन लड़ता है और पीएलओ पार्टी से यानी कि फतह पार्टी से जीत जाता है और कुछ ही मार्जिन से, लेकिन इन दोनों पार्टीज के लोग आपस में लड़ने लगते हैं, जिसको सिविल वार कहा जाता है। और फिर 2007 के अंदर बैटल ऑफ गाजा होती है, जिसमें पैलेस्टीन के 2 टुकड़े हो जाते हैं, जिससे गाजा स्ट्रिप वाला एरिया हमास का और वेस्ट बैंक वाला एरिया पीएलओ के कंट्रोल में आ
जाता है, जो कि नॉन वियोलेंट और एक्चुअल गवर्नमेंट का रोल प्ले करती है, जो कि रॉकेट्स भेजे गए थे इजराइल की तरफ, वो भी गाजा स्ट्रिप यानी कि हमास ग्रुप की तरफ से भेजे गए थे, जो कि एक्चुअल में टेररिस्ट ग्रुप है। वेस्ट बैंक वाला एरिया नॉन वियोलेंट है, जो कि पीएलओ के कंट्रोल में आ रहा है। तो दोस्तों ये सिचुएशन थी, इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल वेस्ट बैंक वाले एरिया पर कॉलोनाइज करता रहता है, जिसकी वजह से क्लैशेस देखने को मिलते हैं। और करंट सिचुएशन भी कुछ ऐसी है, इजराइल में भी कुछ ऐसे फनाटिक्स लोग हैं जो कहते हैं कि वेस्ट बैंक का सारा एरिया हमें मिल जाए और जर्नलिज्म का सारा एरिया भी हमारे कंट्रोल में आ जाए। और पैलेस्टीन में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इजराइल को दुनिया के नक्शे से खत्म कर देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि जहाँ पर वेस्ट बैंक के टुकड़ों में बंटा हुआ है, वहाँ पर 1967 की तरह 2 स्टेट फॉर्मूले को लागू करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर इनको गवर्नमेंट दे भी दी जाए तो छोटी छोटी कॉलोनीज जहाँ पर पैलेस्टीन रहते हैं, वहाँ पे 2 स्टेट फॉर्मूला भला कैसे अप्लाई किया जा सकता है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स 1947 के पार्टीशन प्लान के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पर अब इजराइल के लोग लाखों की तादाद में परमानेंटली रह रहे हैं, जहाँ पर सोसाइटी, स्कूल्स और हॉस्पिटल बिल्ड हो चुके हैं, उनको कैसे किसी और जगह पर शिफ्ट किया जा सकता है। ये बात मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि दोस्तों इस चीज का आपकी नजर में क्या सोल्यूशन हो सकता है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप किसी भी टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बता सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।